अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा आशा। कैसे हैं आप सब? आप सब ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का हमने फर्स्ट लॉन्ग कर लिया था। आज हमने सेकंड वाला लॉन्ग करना है और सेकंड वाले लॉन्ग का मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी फोर्स जिसमें आपको फिजिकल तौर पे टच करने की, कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूर से यानी कि डिस्टेंस से ही फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आप देख लें। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि उनका आपस में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को टच नहीं हो रहे। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी। जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, तो अगर आप लोग हवा में हैं, ऊपर हैं किसी जगह पे, ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को ग्रेविटी की फोर्स जो है वो असरअंदाज कर रही है। एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन बेशक हवा में होता है, फिर भी उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स असर कर रही है। इसी तरह ये जो परिंदे उड़ रहे हैं, इनके ऊपर भी ग्रेविटी की फोर्स असर कर रही है। ठीक है, द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये मैंने बता दिया, ये फासले से ही असरअंदाज होती है, डिस्टेंस से असरअंदाज होती है, यानी कि चीजें दूर दूर होती हैं, फिर भी ग्रेविटी की फोर्स जो होती है इन पे अप्लाई होती है। दैट इज वाई देर आर सम कॉल्ड एज एक्शन एट डिस्टेंस। इसका एक और नाम है एक्शन एट डिस्टेंस। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। तो आप बताएंगे कि ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, तो इसका नाम ये याद कर लीजिएगा। मैंने इसलिए इसको ये मार्क किया हुआ है, ये लाइन आपने याद करनी है कि ये एक्शन एट डिस्टेंस इसका दूसरा नाम है, लेकिन ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही। ओके, इसके बाद आ जाता है देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कोई ना कोई ताल्लुक होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और नाम है फील्ड फोर्स। इसका मतलब है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसके तकरीबन 3 नाम हो गए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, एक्शन एट अ डिस्टेंस और फील्ड फोर्स। इनके नाम आपने याद रखने। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट अ डिस्टेंस एंड फील्ड फोर्स, ये 3 नाम है और ये तीनों एक ही चीज को बता रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का नीचे कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं, और मैंने बताया था ये पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा, डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड राइट इट्स एग्जांपल्स। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रेविटी की जो फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे इसका बहुत प्यारा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और तकरीबन जो है वो यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर से एक एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी एप्पल जो है वो गिरा है। आप लोगों ने काफी दफा ये सुना होगा कि भाई न्यूटन ने एक सेब गिरने की वजह से न्यूटन के 3 लॉ बना दिए हैं। तो हम लोग उसको काफी बुरा भला कहते हैं, हालांकि उसने काफी अच्छा कुछ किया है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है उसको ज्यादा अच्छा नहीं समझते। लेकिन आप लोगों ने इस तरह नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि उसने हमें ग्रेविटी फोर्स के बारे में बताया। तो ग्रेविटी की फोर्स अगर वो नहीं बताता तो आज तक शायद हमें पता भी ना चल पाती है। एन एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एन एप्पल फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री, कोई भी एप्पल जो है वो ट्री से गिरा है, इज वन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की एग्जाम्पल है। आप लोगों को जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये वाली डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, कि कोई भी एप्पल जो गिरा है वो एक एग्जाम्पल है किसकी, ग्रेविटेशन फोर्स की। उसके बाद जो आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो यहाँ से है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्सर्ट अमंग ऑल बॉडीज विच हैव मास। जितने भी बॉडीज हैं जिनका मास है उनके ऊपर ग्रेविटेशन की फोर्स होती है। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद नीचे उसने उसके बारे में बताया हुआ है, ये भी आपने याद करना है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ सकता है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है या शॉर्ट रेंज, तो आप बोलेंगे ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, एंड गिव बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके आगे से उसने ये डेरिवेशन करके बताया, लेकिन जो पहले वाली बुक थी ना उसमें प्रॉपर डेरिवेशन थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको फार्मूला बता दिया तो आपने जस्ट फार्मूला याद कर लेना है। पहले वाली बुक में बहुत अच्छा ये लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन अभी इसको शॉर्ट के तौर पे याद कर लें। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर, ये इसका फार्मूला है। ये कैसे आता है, इसको ड्राइव करने का तरीका
पहले वाली बुक में है था, अभी नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही कर लें, ठीक है। M1 M2 का मतलब है दो मैसेज हैं, दो बॉडीज हैं। R यानी कि यहाँ पे उनका डिस्टेंस बता रहे हैं कि दोनों बॉडीज के दरमियान में कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है। G यहाँ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू है, G की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद F फोर्स है, ये इनके नाम है जो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे भी आगे लिखे हुए हैं। वेयर M1 एंड M2 आर टू मैसेज, M1 और M2 दो मैसेज हैं, डिस्टेंस जो है वो R को शो कर रहा है। अपार्ट एंड G इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है G की, वो यहाँ पे बताई हुई है। इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको रीड ऐसे ही करना है जैसे मैंने रीड करवाया, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में इसकी पूछी जा सकती है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसके यूनिट भी वो डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू वही रहने देते हैं, यूनिट्स बदल देते हैं, तो आपने इनके यूनिट्स भी याद रखने हैं, फिर ही आपकी एमसीक्यूज ठीक होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट। ये भी इसकी एग्जांपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स ना हो तो चांद भी जमीन के गिर्द ना घूम पाए, वो कहीं और ही जा रहा हो। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज करनी है, वो है ये वाली लाइन, The object keep resting on a surface exert a downward force that is called weight। यहाँ पे weight की दोबारा डेफिनेशन बताई है, वैसे तो आपने पहले चैप्टर में भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आप दोबारा एक दफा इसको देख लीजिएगा कि जितनी भी चीजें रेस्ट की हालत में होती हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही होती है, और वो ग्रेविटेशन की फोर्स जो है उसको वेट बना देती है। इसके बाद आपने ये वाला करना है, ये ड्यू टू रहने देना, ये वाली लाइन कर लीजिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ आल्सो नोन एज ग्रेविटी, यानी कि जिस फोर्स की वजह से आपको जमीन खींच रही है उसी फोर्स को हम कहते हैं वो ग्रेविटी है। यहाँ पे ग्रेविटी की भी डेफिनेशन है और वेट की, ये दो डेफिनेशन है, ये भी आपने करनी है। नेक्स्ट है आप लोगों का, इसकी सेकंड एग्जांपल है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये होगा कि किसी भी दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी डेफिनेशन देख लें, ये पूरा पैराग्राफ ही तकरीबन बन जाता है, क्योंकि छोटा सा ही है तो आपने इसको सारे को ही करना है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान ये फोर्स होती है। दो चार्ज कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और जो एक जैसे होते हैं जैसे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो उनमें रिपल्शन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरह आपने यहाँ पे इसके आगे पढ़ना है, दी ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जारी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये शोन वाला आपने लाइन नहीं करनी, इसके आगे ये वाली लाइन करनी है। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे जमीन की फोर्स है वो भी अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एग्जांपल है। दो बॉडीज होगी, एक हमारी बॉडी और एक जमीन अर्थ होगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम है लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके बाद नीचे उसने एक और एग्जांपल दी है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं ऐसी फोर्स जो आपको मैग्नेट से नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट बना हुआ है ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और आपको पता है मैग्नेट जो होता है वो लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन वगैरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जाहिर बात है उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लोहा है वो इसको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। इसके आगे बताया, इट इज अ फोर्स विच इज अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एंड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन निकल एंड कोबाल्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आपने ये भी याद करना है। नेक्स्ट जो आपने याद करना है वो ये वाला, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिंस क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रेजेंट में विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बेशक उनका आपस में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, राबता नहीं होता, आपने आयरन पिंस को थोड़ा दूर भी रखा हुआ है फिर भी मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है, ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने ये अंदर वाला जो है उसको रीड कर ले, लेकिन उसको याद नहीं करना। जो याद करना है वो ये वाला होगा कि मैग्नेट में क्या होता है, लाइक पोल्स रिपेल, यानी कि अगर नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
इसी तरह साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके जाओगे तो वो रिपेल करेगा। लेकिन जब अपोजिट हो, यानी कि एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन भी आपने याद कर लेनी है। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स की वैसे ही एक लाइन का ही है, देयर आर आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अट्रैक्ट एक्टिंग बिटवीन दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, वो सब एटॉमिक होते हैं ना, क्योंकि वो एटम के अंदर है, तो उनके दरमियान भी स्ट्रांग और वीक फोर्सेस होती हैं। उनके बारे में आगे आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको भी हम कहते हैं, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या उनका आपस में रिलेशन कोई नहीं होता, ताल्लुक कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस का फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े रखती है एटम के अंदर, इसी तरह आगे भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड लॉन्ग आ रहा है, इसका नाम है फंडामेंटल फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? टोटल 4 है हमारे पास। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक। ये चारों की चारों जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन का ही पार्ट है, और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, जो आप ये बताएंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है। वो आप बताएंगे 4 है, और चारों के नाम लिख देंगे, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के राइट 4 फंडामेंटल फोर्सेस, तो आप इन चारों के नाम लिख देंगे। या सिर्फ ये आ सकता है राइट फंडामेंटल फोर्सेस, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं और ये चारों उनके नाम। इसके बाद नीचे वो बता रहे हैं, एवरी फोर्स कम अंडर एनी ऑफ दीज फोर्सेस। हर एक फोर्स जो है वो इन्हीं के अंडर में आ रही है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का आपको मैंने साथ वाले यहाँ पे करवा दिया हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स वाला ये वाला, तो आपने ग्रेविटेशन फोर्स का यही करना है यहाँ पे पूरा। और उसके अलावा जो आपने एक लाइन याद करनी है वो ये वाली कर लीजिएगा, इट इज द वीकेस्ट अमंग ऑल द 4 फोर्सेस। यानी कि ये जो आपने चारों फोर्सेस पढ़नी है, इन चारों में ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत दूर तक असर कर रही है। चांद पे भी ये जो फोर्स असर कर रही है, इसका मतलब है ये बहुत लॉन्ग रेंज है, तो जितना दूर तक ये असर कर रही है उतनी ये वीक होती जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रो और मैग्नेट, इसके नाम से पता चल रहा है इसमें इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेट भी होगा। ठीक है, it is a force that cause the interaction between the electrically charged particle। यानी कि इलेक्ट्रिकली तौर पे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर असरअंदाज होती है। जैसे उन्होंने पता क्या किया हुआ है, ये ना एक 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये एक गैल्वानोमीटर है, शायद ये गैल्वेनोमीटर लग रहा है। उसमें 10th क्लास में ये आप लोगों ने शायद पढ़ना है या नहीं, बुक्स चेंज हो रही हैं, लेकिन अभी वाली जो फिलहाल 10th क्लास है ना, उसने ये पढ़ना है, उनकी बुक में ये है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये लोहे की उन्होंने वायर्स बनाई हुई हैं, इन वायर्स के अंदर से ये मैग्नेट को पास करवा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट को जैसे जैसे इन वायर्स के अंदर से वो आगे पीछे करेगा, उसकी वजह से एक फोर्स पैदा होगी इन कॉइल्स के अंदर। ये जो कॉइल्स हैं, और ये कॉइल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर शो होगी, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो ये इसकी जो सुइयां है ना, ये जीरो से इधर को आ जाएंगी। इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर करंट पैदा कर दिया। वैसे फिलहाल जब आप मैग्नेट इसके पास नहीं लेके जाएंगे तो इसके अंदर कोई करंट नहीं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को इसके अंदर हिलाया जाता है ना, तो इसके अंदर करंट पैदा होती है, और वो करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल बताई हुई है। अगर 10th क्लास में आपका ये टॉपिक हुआ तो फिर आपको भी ये समझा दूंगी। इसके बाद आपके पास है दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीकेस्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन से थोड़ी सी ठीक है। ठीक है, The area in which these forces act are called electromagnetic fields। तो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसको पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, तो आप बताएंगे वो एरिया जहाँ पे ये लॉन्ग रेंज की फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स असरअंदाज होती है, उसको हम कहेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये यहाँ तक किया। उसके बाद ये लाइन आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी वाली जो इससे आगे दो आनी है उनसे ये वीक है। ठीक है, ये तरतीब से चल रहे हैं, पहले सबसे वीक बताएंगे, फिर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बताएंगे जो इससे थोड़ी सी आगे है, और फिर इसी तरह इसके आगे वाली बताएंगे। तो बारी बारी इनकी तरतीब है, उसी तरह आपने इसको याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वीकेस्ट है या कौन सी वीकेस्ट है। ठीक है, ऊपर से एमसीक्यूज में लिखा जा सकता है कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सबसे ज्यादा जो ठीक है वो ग्रेविटेशन है। ठीक है, उसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो थर्ड नंबर पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है,
It holds the atomic nuclei together by binding the proton and neutron in the nucleus, overcoming the repulsive electromagnetic forces between the positively charged proton. ठीक है, ये वो फोर्स है जो क्या करती है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करे रखती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव की फोर्स होती है, उस फोर्स को भी वो कंट्रोल करके तो उनको एक ही न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती है। ठीक है, ये आपने पूरा पैराग्राफ करना है। इट इज आल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 मीटर। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी कि वो है 10 की पावर -14 मीटर। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखें भाई, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ ले, दी बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसने बाइंड करके रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है, उनको एक दूसरे को पीछे करने नहीं दे रही, क्योंकि वो उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है ना, जारी बात है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पे रिपल्शन भी होती है। तो यहाँ पे रिपल्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो रिपल्शन की फोर्स हो रही है एटम के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर, उसको उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है ताकि वो जो है एक दूसरे को ज्यादा दूर ना कर सकें। ठीक है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीज बियॉन्ड दिस रेंज, इससे ज्यादा अगर हो तो फिर उसका जो है ना न्यूक्लियस का वो नहीं हो सकता, इसी की रेंज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस इसका जो है वो थोड़ा होगा तभी तो ये फोर्स असरअंदाज हो सकती है, इतना डिस्टेंस होगा तो फिर ये फोर्स असरअंदाज होगी, इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर नहीं होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस बताया जा रहा है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए फिर ये फोर्स असरअंदाज होगी, तो वो 10 की पावर -14 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, फिर ये फोर्स असरअंदाज होती है। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज कॉजेज टू एक्ट, यानी कि इतना होगा डिस्टेंस फिर ये एक्ट करेगी, इससे ज्यादा होगा तो फिर ये एक्ट नहीं करेगी। सारी बात है, हर फोर्स की कोई ना कोई रेंज होती है, तो समझ लीजिए उसकी रेंज है शॉर्टेस्ट रेंज, जिसपे वो कह रहे हैं कि इतनी होगी तो फिर ही दो बॉडीज जो है यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो एक ही न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ रही है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जब आपने ऊपर स्ट्रॉन्ग पढ़ी है तो आपको नीचे वीक के बारे में भी बताना पड़ेगा। इसके अंदर से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपने ध्यान से करना है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं कि दूर दूर हो जाना, बिखर जाना। ठीक है, तो कहता है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बिखर जाता है, अलग-अलग हो जाता है या टूट जाता है या उसके अंदर से कुछ निकल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे उसकी एग्जाम्पल देने लगे हैं। यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशन बताइए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेट कर देता है किसको, न्यूक्लियस को। इसके बाद उसकी एग्जांपल दी है उसने, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूटेड द बीटा डिके। बीटा डिके कहते हैं कि जब आपने न्यूट्रॉन्स को डिफॉर्म कर दिया है तब वो बीटा डिके होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट इज बीटा डिके। ठीक है, तो आपको बीटा डिके को बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये आपका यहाँ से ये आंसर स्टार्ट होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके तो आपने यहाँ तक इसको बताना है, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो बीटा डिके क्या है, द बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स इन विच आ न्यूट्रॉन ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन, यानी कि एक न्यूट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है प्रोटॉन में, उसके अंदर से कुछ निकल गया है, कुछ चीजें रिमूव हो गई हैं और वो प्रोटॉन में तब्दील हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब न्यूट्रॉन्स डिफॉर्म होते हैं तो वो प्रोटॉन में चेंज होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, अब बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ से मूव हो गया, एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंट्री न्यूट्रोनो। ठीक है, जब हमारे पास बीटा पार्टिकल जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स था वो, और उसके बारे में बता रहे हैं अनचार्ज पार्टिकल जो हमारे पास जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। होते वो भी न्यूट्रॉन ही है लेकिन उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए उनका नाम है एंटी न्यूट्रिनो या प्रोटॉन। ठीक है, दैट आर इमिटेड, तो वो जब निकल जाते हैं तो फिर बीटा डिके होता है। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर। जारी बात है, जब वीक न्यूक्लियस फोर्स होंगी तो आपके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाएंगे,
जब वो निकल जाते हैं एटम से तो फिर हम उन्हें कह देते हैं कि वो वीक न्यूक्लियर फोर्स थी जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो गया, और डिफॉर्म हो गया तो इसका मतलब वो वहां पे क्या हुआ है, बीटा डिके हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बीटा डिके, तो आपने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर बताना है। इसके बाद है हो एवर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे उनमें से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को टिक करना है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻17 मीटर, तो ये भी एक शॉर्ट रेंज की फोर्स है, और इसकी जो रेंज है, जो इसका उसने बताया हुआ डिस्टेंस होना चाहिए, वो 10⁻17 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। इतना होगा तो फिर ही ये फोर्स असर करेगी, इससे ज्यादा होगा या कम होगा तो फिर ये फोर्स असरअंदाज, कम होगा तो फिर भी होगी लेकिन ज्यादा होगा तो नहीं होगी। ओके, इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला पैराग्राफ आ रहा है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यूनिफिकेशन आप कह सकते हैं कि दो चीजें कंबाइन होकर ना तो एक चीज बन रही है। ठीक है, उसमें पाकिस्तानी साइंसदान भी शामिल है जिसने इसको डेवलप किया था, इसको बनाया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पाकिस्तानी साइंटिस्ट था जिसने जो है ना ये यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम है पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम अलॉन्ग विद शील्डन ग्लेशो, ये इसका नाम है। ठीक है, एंड स्टीवन, ये तीन शायद साइंसदान है जिनकी मदद से उसने जो है ना ये तजर्बा किया था कि उसने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके उसका एक नाम बना दिया था। ठीक है, तो ये जो है साइंसदान, इन दोनों के तीनों के नाम आपने याद रखने हैं। एंड वर अवार्डेड इन 1979, तो उनको एक अवार्ड मिला था 1979 में, नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इन दोनों ने, ये जो तीनों साइंसदानों थे, इन तीनों साइंसदानों ने मिलके जो है वो इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया था, और जब इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया और उसका नाम रख दिया है इलेक्ट्रोवीक फोर्स, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनको नवाजा गया था एक इनाम से कि इन्होंने बहुत अच्छी एक जो है ना डेवलपमेंट की है, एक अच्छी चीज बताई है आप लोगों को कि आप वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रो, इसके स्टार्ट वाला वर्ड ले लिया इलेक्ट्रो, और इसका वर्ड ले लिया वीक, तो इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस, इन दोनों को कंबाइन करो तो इसका नाम बनता है इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रो वीक फोर्स, और इलेक्ट्रो वीक फोर्स के बारे में आप फिर बताएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के दो फोर्सेज होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिनको कंबाइन करके तो ये फोर्स बन गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ओके, इसके बाद आगे नीचे बताया जा रहा है ऑल्दो दीज टू फोर्सेस अपीयर टू बी डिफरेंट, बेशक ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, इन दोनों फोर्सेस में अलग अलग काम हो रहा है, अभी आपने ऊपर इन दोनों फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एवरीडे फिनोमेना बट द थ्योरी ऑफ द मॉडल दैट एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्सेस, यानी कि ये एक ही फोर्स के दो डिफरेंट काम थे, इस वजह से उन्होंने इसको एक फोर्स का नाम दे दिया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इट इज अ फैक्ट दैट ऑब्जर्व फॉर द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई एनर्जी, तो यहाँ पे इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझना था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने याद करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। इस वीडियो में अभी तक आप लोगों ने दो लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, इसके बाद न्यूटन्स लॉ के बारे में है वो आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि आपको स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, इसमें फोर्सेस के बारे में बताया जाएगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उसको डायग्राम बना के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। Then how can we represent the forces acting on a body using the free body diagram? ठीक है, then को आप रहने दो, इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और जो इसका आंसर है वो मैंने नीचे मार्क किया हुआ है, आपने ये वाली लाइन भी करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दिया है आपने कैसे लिखना है, अब आपको इसके अंदर बताती हूँ इसके अंदर है क्या। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, इस बुक के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
यहाँ से इसको मूव करवा रहे हो, हिलाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आप बताएं इसके ऊपर कितनी कितनी किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो फोर्स आप लगा रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो फोर्स आप लगा रहे हो, एक इसके अंदर फ्रिक्शन की भी फोर्स आएगी जो इसको रोकने की कोशिश करेगी, एक बुक के ऊपर ग्रेविटी की भी फोर्स असरअंदाज हो रही है जो कि हर एक बॉडी पे हो रही होती है ऑल टाइम। इसके बाद एक नॉर्मल फोर्स है जो ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर टोटल मेरे ख्याल में 4 फोर्सेस है। एक तो अप्लाइड फोर्स होगी, एक फ्रिक्शन वाली, एक डाउनवर्ड जो हमारे पास ग्रेविटी है, और एक अपवर्ड है जो कि नॉर्मल फोर्स है। तो टोटल 4 फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर इस टाइम पे असरअंदाज हो रही हैं। External forces acting on an object may include friction, gravity, normal force, drag, tension in a string or human force due to pushing or pulling। तो यहाँ पे सारी किस्म की फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती हैं। आपने इनके नाम याद रखे हैं इसलिए मैंने इनको मार्क कर दिया है। वैसे ये पेपर में आ तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किस्म की फोर्सेस होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर हम यहाँ पे कर लेते हैं। आंसर में सबसे पहले आपने ये लाइन बतानी है, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर डायग्राम, क्योंकि आपको इसको हर एक को एरो बना के बताना पड़ रहा है ना। तो जब आप एरो बना रहे हैं तो एरो यानी कि डायरेक्शन, और डायरेक्शन वेक्टर की ही होती है, स्केलर की नहीं होती। इसलिए आपने इसको, इस डायग्राम को एक और नाम दे सकते हैं, वो है वेक्टर डायग्राम, ओके। इसके बाद आपने जिसका आंसर लिखना है वो ये होगा, द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, यानी कि आपने वो जो बुक थी उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे शो कर दिया है। एंड द एरो आर ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये जो एरोज बने हुए हैं, ये एरोज बता रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ एरो, जो फोर्स का जो एरो लेंथ बता रहा है, वो लेंथ क्या बता रहा है जी, रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एरो की जो ये लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। आपको मैंने ये बनाना सिखाया हुआ है कि अगर 5 सेंटीमीटर का है तो आपने 5 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रा करनी है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये 2 या 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ओके। और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ओके। तो वेक्टर की 2 चीजें होती हैं, आपको पता है ना कि एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो वो ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ बता रही है, एरो की लेंथ, ये जो लंबाई है एरो की, यहाँ पे भी लंबाई देख लें, यहाँ पे भी देख लें। फ्रिक्शन की छोटी लेंथ बनी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी फोर्स है। अप्लाइड फोर्स की ज्यादा लेंथ है, इसका मतलब है ज्यादा फोर्स है। ग्रेविटी की और नॉर्मल की बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब है ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है, ये बिल्कुल बराबर फोर्सेज है, ओके। And the arrowhead indicate the direction in which the force act. Each force is labeled to indicate the exact टाइप ऑफ फोर्स। हर एक फोर्स अपनी एग्जैक्ट टाइप बता रही है, जैसे वेट है तो वो नीचे को होना है। अप्लाइड फोर्स बुक को वो आगे को मूव कर रहा था, इसलिए अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन आगे को होगी। नॉर्मल बिल्कुल ग्रेविटी के अपोजिट होती है, और फ्रिक्शन इस बुक को रोकने की कोशिश कर रही है। तो जब आपने आंसर लिखना है तो आपने ये वाला आंसर लिखने के साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। ऊपर वाली ना बनाइएगा, ये वाली बनाइएगा, क्योंकि ये प्रॉपर इनके हर एक एरो के साथ बता रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ बताए थे, वो तीनों लॉ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी, क्योंकि जब इसको स्टार्ट करेंगे तो तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपकी वीडियो काफी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझा दूंगी, इसमें एमसीक्यूज भी कुछ ऐड है वो भी समझा दूंगी, एग्जाम्पल्स भी, और कौन सा न्यूटन का लॉ मतलब एज अ शॉर्ट आ सकता है और कौन सा एज अ लॉन्ग आ सकता है वो भी बता दूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।